जियोग्राफी लेक्चर 16 महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण, जिसमें पहला है दो प्लेटें हैं महाद्वीपीय। जब वो टकराएंगी यानी उनके बीच जब अपसरण होगा तब टक्कर होगा, और जब टक्कर होगा तो ऊर्जा विमुक्त होगी, और जब ऊर्जा विमुक्त होगी तो छिछले केंद्र का भूकंप आएगा। जब दोनों टकराएंगी तो उनके बीच में भूसन्नति जो होगा, भूसन्नति वो छिछला, संकरा, जलीय और दलदली होगा। दूसरा है कि अगर जब वो दोनों टकराएंगी तो उनके बीच जो भूसन्नति के अवसादों पर, जो भूसन्नति है उसके अवसादों पर संपीडनात्मक बल लगेगा, जिससे संकुचन और उत्थान होगा। संकुचन और उत्थान होने से वलन या मोड़ पड़ेंगे, जिससे नवीन वलित पर्वत का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन हो सकता है जब वो दोनों टकराएं तो अधिक घनत्व वाले महाद्वीपीय प्लेट का कम घनत्व वाले महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपड़ होगा, जिससे भ्रंश बनेगा। और भ्रंश होगा मतलब भ्रंश होगा, रिवर्स फॉल्ट जिसे बोलते हैं। छेपड़ होगा तो वो होगा, अब जैसे जो नीचे जाएगा उसका भी छेपड़ होगा, यानी उसमें भी और टूट फूट होगा। तो जब टूट फूट होगा तो ऊर्जा विमुक्त होगी, और जब ऊर्जा विमुक्त होगी तो भूकंप आएगा। ठीक, और जब वो नीचे जाएगा, एक तो ये हो सकता है कि भूकंप आएगा। जब वो नीचे जाएगा अधिक घनत्व वाला, जब अधिक घनत्व वाला नीचे जाएगा तो अधिक गहराई में नहीं, मतलब अधिक गहराई में जब जाएगा, अधिक गहराई नहीं रहेगी तो गलन नहीं होगा, तो मैग्मा उत्पत्ति के दर में वृद्धि नहीं होगी। तो जलवाष्प नहीं जाएगा नीचे तो जलवाष्प कम रहेगा, जिससे ज्वालामुखीता नहीं होगी। तो ये हो सकता है। नोट में हम करके देखें, नोट में है महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण क्षेत्र में भूकंप की घटनाएं तो घटित होती हैं, लेकिन ज्वालामुखी की घटना घटित नहीं होती। जैसे भारतीय यूरेशियन प्लेट के अभिसरण क्षेत्र में भूकंप की घटना तो घटित होती है, लेकिन ज्वालामुखी की नहीं। लेकिन हिमालयी क्षेत्र में अतीत में ज्वालामुखी उद्गार के परिमाण मिलते हैं, जिसका कारण है कि गलनांक बिंदु जो है वो बेसाल्ट चट्टान का कम होता है और ग्रेनाइट नीस का ज़्यादा होता है। यानी ग्रेनाइट नीस का गलनांक बिंदु ज़्यादा होता है बेसाल्ट चट्टान की अपेक्षा। तो मान लीजिए इंडियन प्लेट था और यूरेशियन प्लेट था, तो उनके बीच में टेथिस सागर था। तो इंडियन प्लेट का घनत्व तो अधिक था, क्योंकि इसमें ओशियन जो है, ओशियन भी था, यानी उसकी भी भागीदारी थी। इस वजह से इंडियन प्लेट का मतलब घनत्व ज़्यादा था। तो वो दोनों जब टकराए, मतलब इनके बीच में टेथिस सागर था, जिसका क्रस्ट जो था वो बेसाल्ट चट्टान का था। तो इनके टक्कर से क्या हुआ, टेथिस का जो क्रस्ट है वो नीचे आ गया, तो टेथिस भूसन्नति के क्रस्ट का भी छेपड़ हुआ, जिससे इंडियन प्लेट का छेपड़ हुआ और टेथिस भूसन्नति के क्रस्ट का भी छेपड़ हुआ। इस वजह से पर्कुलेशन ऑफ वाटर, आंशिक गलन हुआ और जलवाष्प गुप्त ऊष्मा मुक्त हुई, तो न्यू वो बने। अब चलिए इसे पढ़ के मैं समझाता हूँ। भारतीय व यूरेशियन प्लेट के मध्य टेथिस भूसन्नति अवस्थित था, जिसका क्रस्ट बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित था। ध्यातव्य है कि बेसाल्ट चट्टानों का गलनांक बिंदु अपेक्षाकृत कम होता है, फलतः ये कम तापमान पर भी पिघल जाते हैं। भारतीय प्लेट का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण अभिसरण के साथ ही यह यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित हुआ, जहां बेसाल्ट चट्टान से निर्मित टेथिस भूसन्नति के क्रस्ट का भी छेपड़ हुआ। जहां ऐसी दशा में अपेक्षाकृत कम गहराई पर ही छेपित क्रस्ट के गलन से मैग्मा उत्पत्ति के दर में वृद्धि हुई। साथ ही साथ सतह से जल भी छनकर नीचे की ओर पहुंचा, जिसके वाष्पीकरण से आंतरिक भाग में जल वाष्प की मात्रा में वृद्धि हुई। इस प्रकार उपरोक्त कारकों के सम्मिलित
प्रभाव के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखीता हेतु अनुकूल दशा बनी, लेकिन कालांतर में अनुकूल दशा के समाप्त होने से ज्वालामुखी उद्गार बंद हो गया। जैसे हम देखते हैं यूरेशियन प्लेट है, तो यूरेशियन प्लेट में बना है, मतलब आल्प्स पर्वत है। तो यूरेशियन प्लेट जो आल्प्स है उसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि अफ्रीकन प्लेट की गति का दर कम है। और उसके बाद अफ्रीका में है एटलस पर्वत है। और ज्वालामुखीता उदाहरण स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, क्योंकि कारण यहाँ भूमध्य सागर जो बीच में है ज्वालामुखी होता है, यानी अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराता है तो ज्वालामुखी होता है, भूमध्य सागर है, तो इस वजह से वाटर छन के नीचे जाता है, जिससे मैग्मा और जलवाष्प हो जाता है। जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है, जिससे ज्वालामुखी बहुत तेज़ी से फटता है और यहाँ पे ज्वालामुखी होती है। भूमध्य सागर तैथिस सागर का अवशेष भी उसमें है। अब हम देखते हैं महासागरीय प्लेट अभिसरण। इसमें वही पहला कंडीशन कि जब दो प्लेटें यानी महासागरीय प्लेटें हैं आपस में जाएंगी, यानी उनका अभिसरण होगा। उसके बाद टक्कर होगा, टक्कर से ऊर्जा विमुक्त होगी, ऊर्जा विमुक्त होने से भूकंप आएगा और गौड़ प्रभाव उसका सुनामी भी होगा। दूसरा होगा कि जब वो दोनों टकराएंगी तो अधिक घनत्व वाला नीचे धंस जाएगा, जिससे ट्रेंच या गर्त का भी निर्माण होगा। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि अधिक घनत्व वाले महासागरीय प्लेट का क्षेपण हो जाए, यानी जब अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट का क्षेपण जब होगा तो मैग्मा उत्पत्ति की दर में वृद्धि होगी और जो जल है ऊपर वो छनकर नीचे जाएगा। जब जल छनकर नीचे जाएगा तो उसका वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होने से जलवाष्प बनेगा, जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है तो वो ज्वालामुखी होगी। ज्वालामुखी जो होगी उससे लावा का जमाव होगा, लावा के जमाव से द्वीप बनेगा और जो द्वीप है वो चापनुमा आकार का होगा। चापनुमा मतलब द्वीपीय चाप या द्वीपीय तोड़ड़ का निर्माण होगा। जैसे जापान जो है वो इसका उदाहरण है, यानी वो द्वीपीय चाप या द्वीपीय तोड़ड़ का उदाहरण है। तो ऐसे है जैसे यूरेशियन प्लेट है और पैसिफिक प्लेट है और फिलीपींस प्लेट है। तो फिलीपींस प्लेट और पैसिफिक प्लेट इन दोनों मतलब टकराए तो मेरियाना ट्रेंच बना। ऐसे यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में बेसाल्ट है, बेसाल्ट यानी फिर महासागरीय प्लेट भी है। तो ऐसे है, ठीक है। तो इसी के साथ लेक्चर 16 जियोग्राफी यहीं पे समाप्त होता है। जियोग्राफी क्लास 17, जिसमें नोट में पॉइंट है, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वास्तव में इस क्षेत्र में भारतीय यूरेशियन प्लेटों के महासागरीय क्रस्ट के भाग के मध्य अभिसरण होता है, जिससे ज्वालामुखी उद्गार के लिए अनुकूल दशा का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है, प्रशांत प्लेट के अलास्का के दक्षिणी भागों में क्षेपण के कारण एल्यूसियन द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। तीसरा पॉइंट है, फिलीपींस प्लेट व प्रशांत प्लेट के मध्य अभिसरण और फिलीपींस प्लेट के नीचे प्रशांत प्लेट के क्षेपण के कारण मेरियाना ट्रेंच का निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं अपसारी प्लेट गति यानी डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है, एक ही प्लेट दो विपरीत दिशाओं में जाती हैं, तो जिससे उनके बीच में पहले चटकन होगा, फिर दरार पड़ेगी, दरार से भ्रंश बनेगा। सामान्यतः ऐसा होता है, पहले चटकन होगा फिर दरार फिर भ्रंश, जिससे ऊर्जा विमुक्त होगी और छिछला भूकंप आता है। ठीक, जब दो हैं, जैसे एक ही हैं, एक महाद्वीप है, जब वो उसमें चटकन हुआ, दरार हुआ, भ्रंश हुआ, तो आंतरिक भाग का दबाव मतलब ज़्यादा होगा, आंतरिक भाग का दबाव कम होगा, जिससे गलनांक बिंदु कम होगा और मैग्मा उत्पत्ति का दर ज़्यादा होगा।
डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट देखते हैं। ये दो तरीके से देख सकते हैं, एक इंटर प्लेट डाइवर्जन और एक इंट्रा प्लेट डाइवर्जन। इंट्रा प्लेट मतलब कि एक ही प्लेट में, जैसे एक ही प्लेट में अगर उसमें मतलब चटकन दरार भ्रंश पड़ने लगे तो उसे इंट्रा प्लेट कहते हैं। जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली जो है वो इंट्रा प्लेट डाइवर्जेंट है। और जो इंटर प्लेट डाइवर्जन होता है उसमें क्या होता है, उसमें जैसे महासागर है तो उसका बीच में जो अपसरण होगा, अपसरण से चटकन होगा, चटकन से दरार बनेगी, दरार से भ्रंश, ठीक। तो लावा का जमाव, तो जो महासागर है नीचे है तो उसमें वलित पर्वत भी बन जाएंगे क्योंकि मैग्मा उत्पत्ति की दर बढ़ेगी। तो आंतरिक भाग में दबाव कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, मैग्मा उत्पत्ति की दर बढ़ेगी। जलवाष्प भी होगा जिससे ज्वालामुखी यानी दरारी उद्गार होगा। तो जो लावा ऊपर जाएगा, मतलब जो मैग्मा ऊपर जाएगा वो लावा बन जाएगा, लावा का जमाव हो जाएगा, तो इससे कटक का भी निर्माण होगा, ठीक। जैसे दरार से दूर जाने पर, जो नीचे दरार है, दरार से दूर जाने पर कटकों की आयु में वृद्धि होती है। दरार से दूर जाने पर कटकों की आयु में वृद्धि होती है। मान लीजिए कोई लावा जमा, जैसे दरार है वो ऊपर आया, जो लावा जमा, जो लावा एकदम दरार के पास होगा यानी जहाँ से निकलता है ज्वालामुखी वहाँ जो एकदम पास होगा वो लावा उतना ही नवीन होगा, मतलब उतना ही जल्दी बना होगा। और जो जितना दूर होगा वो उतना ही उसकी आयु ज़्यादा होगी। तो दरार से दूर जाने पर कटकों की आयु में वृद्धि होती है। अर्थात दरार के जितना निकट आयु उतनी कम, दरार के जितना निकट आयु उतनी कम, और दरार से जितनी दूर आयु उतनी अधिक, ठीक। तो अगर ऐसे ही एक है चुंबकीय गुण, जैसे दरारी उद्गार है तो दरारी उद्गार से ही चुंबकीय गुण भी पता चलता है। अब कैसे पता चलता है, चलिए पढ़ते हैं। चुंबकीय विसंगति भी प्लेटों की गतिशीलता के लिए और प्लेटों की गति के दर को प्रभावित करने में भूमिका निभाती है। दरारी उद्गार ज्वालामुखीता के क्रम में अपसारी प्लेट गति के कारण, तो दरारी उद्गार ज्वालामुखीता के क्रम में निःसरित लावा का जमाव महासागरीय नितल पर होता है, जिसके ठंडे होने पर उसमें चुंबकीय गुण विद्यमान हो जाता है, जहां उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां निर्मित हो जाती हैं जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर होती हैं। और ये महासागर नितल के प्रसरण यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग में भूमिका निभाती हैं, ठीक। जैसे उदाहरण हो गया नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन है, इधर यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है नीचे, तो वो उधर जा रही हैं, ये इधर अपने तरफ जा रही, एक दाएं एक बाएं जा रहा है। तो अब देखते हैं समानांतर प्लेट गति। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर विपरीत दिशा में गति करती हैं तो उसे समानांतर प्लेट गति कहते हैं। और इनके घर्षण, तो इनमें इनके घर्षण से क्या होता है, ऊर्जा विमुक्त होती है। ऊर्जा विमुक्त होने से छिछला भूकंप आता है। विश्व में सर्वाधिक भूकंप समानांतर प्लेट सीमा के सहारे आते हैं। विश्व में सर्वाधिक भूकंप समानांतर प्लेट सीमा के सहारे आते हैं। इनका जैसे उदाहरण है समानांतर प्लेट गति का ब्लॉक पर्वत भ्रंश घाटी भूस्खलन। समानांतर प्लेट गति का आदर्श उदाहरण उत्तरी अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियाज भ्रंश के सहारे पाया जाता है। अब देखते हैं प्लेटों की गतियाँ। प्लेटों की गतियाँ तीन प्रकार से हैं, अभिसारी, अपसारी, समानांतर। तो वही हमने देखा, अभिसारी में क्या होता है, दो प्लेटें हैं, टकराती हैं, जो ज़्यादा मतलब घनत्व वाला होगा वो नीचे जाएगा, तो उसमें जो पुराना क्रस्ट है उसका क्षेपण होगा यानी क्षय होगा, जिससे विनाशात्मक प्लेट गति होती है।
तो अपसारिम क्या होता है, एक ही प्लेट दो अलग अलग दिशाओं में जाने लगते हैं, जिससे लावा का जमाव होगा, नवीन क्रस्ट का निर्माण होगा और इसे संरचनात्मक प्लेट गति कहते हैं। अभिसारी को विनाशात्मक प्लेट गति कहते हैं और अपसारी को संरचनात्मक प्लेट गति कहते हैं। समानांतर क्या है, ना तो पुराने क्रस्ट का क्षय ना ही नवीन क्रस्ट का निर्माण, ना ही पुराने क्रस्ट का क्षय ना ही नवीन क्रस्ट का निर्माण, तो इसे समानांतर प्लेट या संरक्षित प्लेट गति कहते हैं। अब देखते हैं ट्रिपल जंक्शन यानी त्रिक जंक्शन। त्रिक जंक्शन क्या है, त्रिक जंक्शन वह बिंदु होता है जहां तीन विवर्तनिकी प्लेटें मिलती हैं। त्रिक जंक्शन वह बिंदु होता है जहां तीन विवर्तनिकी प्लेटें मिलती हैं। वह इस जंक्शन की प्रत्येक सीमा पर फिर से पढ़ता हूँ पूरा। त्रिक जंक्शन वह बिंदु होता है जहां तीन विवर्तनिकी प्लेटें मिलती हैं। वह इस जंक्शन की प्रत्येक सीमा पर कटक, ट्रेंच या रूपांतर भ्रंश पाया जाता है। इस प्रकार त्रिक जंक्शन को प्लेट सीमांत के अनुसार वर्णित किया जाता है। प्लेट सीमांत के अनुसार वर्णित किया जाता है। पृथ्वी पर कुछ प्रमुख त्रिक जंक्शन निम्न प्रकार से हैं। पृथ्वी पर कुछ प्रमुख त्रिक जंक्शन निम्न प्रकार से हैं, जिसमें पहला है अज़ोरेस त्रिक जंक्शन। अज़ोरेस त्रिक जंक्शन, यहाँ उत्तरी अमेरिका, यूरेशियन प्लेट व अफ्रीकन प्लेट आपस में मिलती हैं। अज़ोरेस त्रिक जंक्शन में क्या है, यहाँ उत्तरी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट व अफ्रीकन प्लेट आपस में मिलती हैं। दूसरा है अफ़ार त्रिक जंक्शन। अफ़ार त्रिक जंक्शन, यह लाल सागर, अदन की खाड़ी व अफ्रीका की महान भ्रंश का त्रिक जंक्शन है। यह लाल सागर, अदन की खाड़ी व अफ्रीका की महान भ्रंश का त्रिक जंक्शन है। और तीसरा है रॉड्रिक्स त्रिक जंक्शन। रॉड्रिक्स त्रिक जंक्शन, यह दक्षिणी हिंद महासागर में अफ्रीकी, इंडो ऑस्ट्रेलियाई व आर्कटिक प्लेट का त्रिक जंक्शन है। यह दक्षिणी हिंद महासागर में अफ्रीकी, इंडो ऑस्ट्रेलियाई व आर्कटिक प्लेट का त्रिक जंक्शन है। तो पहला है अज़ोरेस त्रिक जंक्शन, दूसरा है अफ़ार त्रिक जंक्शन और तीसरा है रॉड्रिक्स त्रिक जंक्शन और चौथा है गालापागोस त्रिक जंक्शन। गालापागोस त्रिक जंक्शन, नज़्का, कॉकस व प्रशांत प्लेट का त्रिक जंक्शन है। नज़्का, कॉकस व प्रशांत प्लेट का त्रिक जंक्शन है। और पांचवा है बोसो त्रिक जंक्शन। बोसो त्रिक जंक्शन, ओखोटक्स फ्रांस व फिलीपींस का त्रिक जंक्शन है। ओखोटक्स फ्रांस व फिलीपींस का त्रिक जंक्शन है। बोसो त्रिक जंक्शन क्या है, बोसो त्रिक जंक्शन ओखोटक्स फ्रांस व फिलीपींस का त्रिक जंक्शन है। वह त्रिक जंक्शन जहां प्लेट सीमाएं एक दूसरे से दूर जाती हैं, वहां RRR मतलब रिज मतलब कटक कटक कटक। तो वह त्रिक जंक्शन जहां प्लेट सीमाएं एक दूसरे से दूर जाती हैं, वहां कटक 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 बनता है। इसी प्रकार जहां त्रिक जंक्शन के सहारे प्लेटों के मध्य अभिसरण गति होती है, वहां तीव्र भूकंप के साथ गर्त सीमांत का निर्माण होता है। वहाँ तीव्र भूकंप के साथ गर्त सीमांत का निर्माण होता है। जबकि किसी त्रिक जंक्शन के सहारे दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हों,
दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हों और एक प्लेट किसी दूसरी प्लेट के सहारे समानांतर गति कर रही हो तो वहाँ कटक कटक फॉल्ट का निर्माण होता है। कटक कटक फॉल्ट गति बनता है, तो वहाँ कटक कटक फॉल्ट गति बनता है। इसे पूरा दोबारा से पढ़ दूंगा जल्दी से। वह त्रिक जंक्शन जहाँ प्लेट सीमाएं एक दूसरे से दूर जाती हैं वहाँ कटक 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 बनता है। इसी प्रकार जहाँ त्रिक जंक्शन के सहारे प्लेटों के मध्य अभिसरण गति होती है वहाँ तीव्र भूकंप के साथ गर्त 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 सीमांत का निर्माण होता है। जबकि किसी त्रिक जंक्शन के सहारे दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हों और एक प्लेट किसी दूसरे प्लेट के सहारे समानांतर गति कर रही हो तो वहाँ कटक कटक फॉल्ट गति बनता है। अब हम देखते हैं आलोचना या कमियाँ। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत विभिन्न प्रकार की भूभौतिकीय घटनाओं को स्पष्ट करने में सक्षम है, लेकिन इस सिद्धांत में कुछ कमियां हैं। पहला है मैग्मा का संवहन तरंग के रूप में प्रवाह। मैग्मा का संवहन तरंग के रूप में प्रवाह और इससे प्लेटों का संचलन संदेहास्पद है। मैग्मा का संवहन तरंग के रूप में प्रवाह और इससे प्लेटों का संचलन संदेहास्पद है। दूसरा पॉइंट है यह सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करने में असमर्थ है कि जहाँ सभी महासागरों के नितल का प्रसार हो रहा है वहीं क्षेपण या प्रत्यावर्तन के क्षेत्र प्रशांत महासागर के तटों तक ही सीमित क्यों हैं। दोबारा से दूसरा पॉइंट बोलूँगा। यह सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करने में असमर्थ है कि जहाँ सभी महासागरों के नितल का प्रसार हो रहा है वहीं क्षेपण या प्रत्यावर्तन के क्षेत्र प्रशांत महासागर के तटों तक ही सीमित क्यों हैं। तीसरा है यह सिद्धांत प्लेटों की गति तो बताता है लेकिन गति के तर्क को बताने में सक्षम नहीं है। यह सिद्धांत प्लेटों की गति तो बताता है लेकिन गति के तर्क को बताने में सक्षम नहीं है। चौथा पॉइंट है प्राचीन पर्वतों जैसे अरावली इत्यादि की उत्पत्ति को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है। प्राचीन पर्वतों जैसे अरावली इत्यादि की उत्पत्ति को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है। पांचवा पॉइंट है यह सिद्धांत प्लेटों के मध्य भाग में होने वाली विवर्तनिकी। यह सिद्धांत प्लेटों के मध्य भाग में होने वाली प्लेटों के मध्य भाग में होने वाली विवर्तनिकी क्रिया व ज्वालामुखी भूकंप आदि की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। फिर से बोलूँगा। यह सिद्धांत प्लेटों के मध्य भाग में होने वाली विवर्तनिकी क्रिया व ज्वालामुखी भूकंप आदि की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। छठवां पॉइंट है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार गर्त प्लेटों के सीमांतों के सहारे समानांतर क्रम में बनते हैं और कटक भी समानांतर क्रम में बनते हैं, लेकिन कटकों का अधिक विस्तार और गर्तों का सीमित विस्तार क्यों है, इस बात की व्याख्या करने में यह सिद्धांत सक्षम नहीं है। दोबारा से बोलूँगा। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार गर्त प्लेटों के सीमांतों के सहारे समानांतर क्रम में बनते हैं और कटक भी समानांतर क्रम में बनते हैं, लेकिन कटकों का अधिक विस्तार और गर्तों का सीमित विस्तार क्यों है, इस बात की व्याख्या करने में यह सिद्धांत सक्षम नहीं है। तो इसी के साथ लेक्चर 17 यहीं पे समाप्त होता है। जियोग्राफी क्लास 18 महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल
ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी CDT। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पहले हम देखते हैं, इनमें हमें तीन चीज़ें पढ़ना है। पहले हम इसका परिचय देखेंगे, फिर हम देखेंगे सिद्धांत के विकास का इतिहास, और लास्ट में हम देखेंगे वेगनर का CDT यानी वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में हम इसका सबसे पहले परिचय देखेंगे, फिर अवलोकन देखेंगे, फिर मान्यताएं देखेंगे, फिर सिद्धांत देखेंगे, फिर समर्थन में साक्ष्य देखेंगे, फिर आलोचना देखेंगे, फिर महत्व देखेंगे और सबसे लास्ट में निष्कर्ष देखेंगे। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के परिचय से। तो परिचय में है कि महाद्वीप जो हैं वो स्थिर नहीं हैं बल्कि गतिशील हैं, और इससे संबंधित सिद्धांत को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। अब हम देखते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है उस सिद्धांत के विकास का इतिहास क्या है। तो सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया। किसने बताया? सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया। उसके बाद फिर नाम आता है फ्रांसीसी बेकन का, उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी बेकन, और फिर सबसे लास्ट में आते हैं FB टेलर। कौन आते हैं सबसे पहले? एंटोनियो स्नाइडर, फिर फ्रांसिस बेकन, और सबसे लास्ट में आते हैं FB टेलर। लेकिन FB टेलर का जो उद्देश्य है वो पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण नवीन वलित पर्वतों के विस्तार को स्पष्ट करना। देखो, FB टेलर ने, इनका उद्देश्य था कि पृथ्वी पर जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो नवीन वलित पर्वतों के विस्तार है उसको स्पष्ट करना था इनका उद्देश्य। तो उसी को स्पष्ट करने के चक्कर में इन्होंने बताया कि महाद्वीप गतिशील हैं। महाद्वीप गतिशील होने का इन्होंने दो उत्तरदायी कारक बताया। पहला कारक है पृथ्वी का घूर्णन और दूसरा कारक है सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल। तो FB टेलर का उद्देश्य था ये बताना कि पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण नवीन वलित पर्वतों का विस्तार कैसा है, यानी इसको स्पष्ट करना इनका उद्देश्य था, जिसको बताते हुए इन्होंने कहा कि महाद्वीप गतिशील हैं। और महाद्वीप गतिशील को इन्होंने दो उत्तरदायी कारक बताया महाद्वीप गतिशील होने का। पहला है पृथ्वी का घूर्णन और दूसरा है सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल। तो अब पढ़ते हैं, महाद्वीप स्थिर अवस्था में नहीं अपितु गतिशील अवस्था में है, जिससे संबंधित सिद्धांत का संबंध महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत CDT से है। महाद्वीपों की गतिशीलता का विस्तार सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर ने दिया। आगे चलकर फ्रांसिस बेकन ने भी महाद्वीपीय विस्थापन की वकालत की। इस क्रम में FB टेलर ने भी महाद्वीपों की गतिशीलता को स्वीकार किया, लेकिन इनका उद्देश्य महाद्वीपों की गतिशीलता के कारण को बताना नहीं था, अपितु महाद्वीपों पर उत्तर से दक्षिण यानी रॉकीज एवं एंडीज, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम यानी आल्प्स एवं हिमालय, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम विस्तृत पर्वतों के कारणों को स्पष्ट करना था। जहां टेलर ने पृथ्वी के घूर्णन एवं सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल को महाद्वीपों की गतिशीलता हेतु उत्तरदायी कारक माना। इनके अनुसार उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पश्चिम की ओर गतिशील हुए और प्रशांत महासागर से टक्कर के कारण रॉकीज और एंडीज पर्वत अस्तित्व में आए। इसी प्रकार अफ्रीका और भारतीय प्लेट उत्तर की ओर गतिशील हुए, जहां इनका यूरेशिया से टक्कर और इनके मध्य उपस्थित अवसादों के संकुचन और उत्थान से आल्प्स और हिमालय अस्तित्व में आए।
अब हम देखते हैं वेगनर का CDT यानी वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो वेगनर जो है ये जर्मनी के थे। ये एक भूगोलवेता, भूवैज्ञानिक और जलवायुवेता थे। भूगोलवेता, भूवैज्ञानिक और जलवायुवेता थे। इन्होंने अवलोकन किया, तो इनके अवलोकन में पहला अवलोकन है, इन्होंने अवलोकन किया कि विपरीत तलों पर समान जीवाश्मों एवं समान पूरा जलवायु के प्रमाण मिले। इनका पहला अवलोकन था कि विपरीत तलों पर समान जीवाश्मों एवं समान पूरा जलवायु के प्रमाण मिले। दूसरा अवलोकन इनका था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया समान युगीन कोयले के प्रमाण मिले। भारत और ऑस्ट्रेलिया में समान युगीन कोयले के प्रमाण मिले। और तीसरा इनका अवलोकन था कि भारत के दक्षिणी भाग जो है यानी दक्षिण भारत, वहाँ हिमाच्छादन के प्रमाण मिले। दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग यानी दक्षिण भारत में हिमाच्छादन के प्रमाण मिले। तो ये इनका 3 अवलोकन था। चलिए इतना पूरा पढ़ते हैं। वेगनर जर्मन भूगोलवेता, भूवैज्ञानिक एवं जलवायुवेता थे। इन्होंने अवलोकन किया कि अटलांटिक महासागर के विपरीत तटों पर समान जीवाश्मों एवं समान पूरा जलवायु के प्रमाण हैं। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया में समान युगीन कोयले के प्रमाण हैं। साथ ही प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण भाग में हिमाच्छादन के प्रमाण भी पाए जाते हैं। उपरोक्त अवलोकनों के आधार पर वेगनर ने 2 बातों पर विचार किया। पहला है, इन्होंने कहा कि महाद्वीप सदियों से स्थिर रहे हैं, महाद्वीप सदियों से स्थिर रहे हैं, लेकिन जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन होता रहा है, जैसे जो वर्तमान में उष्ण कटिबंध है वो पहले, मतलब जो वर्तमान में उपोष्ण है वो पहले उष्ण रहा होगा, और जो भूतकाल में उपोष्ण था वही अब उष्ण हो गया होगा। तो इन्होंने इसे अस्वीकार किया, इन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उष्ण से कहते हैं 23 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच उष्ण कटिबंध है। 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ से 45 डिग्री नॉर्थ या साउथ उपोष्ण कटिबंध है। 45 डिग्री नॉर्थ या साउथ से 65 या 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ या साउथ जो है वो शीतोष्ण कटिबंध है। और 65 या 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ या साउथ से 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ वो शीत कटिबंध है। ठीक, तो इनका दूसरा विचार क्या था? इन्होंने कहा जलवायु कटिबंध जो है, देखो पहला था तो उपरोक्त अवलोकनों के आधार पर वेगनर ने 2 बातों पर विचार किया। पहला बात ये था कि इन्होंने कहा कि महाद्वीप सदियों से स्थिर थे, लेकिन जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन हुआ। अब जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब ये है कि जो वर्तमान में उष्ण कटिबंध है वो पहले उपोष्ण कटिबंध रहा होगा। यानी एक दूसरा ये भी हो सकता है कि जो पहले उपोष्ण था वो वर्तमान में उष्ण है, लेकिन इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर दूसरा विचार इनको आता है कि जलवायु कटिबंध जो हैं वो सदियों से स्थिर थे, जलवायु कटिबंध जो हैं वो सदियों से स्थिर थे, लेकिन महाद्वीपों में गतिशीलता थी। जलवायु कटिबंध सदियों से स्थिर थे लेकिन महाद्वीपों में गतिशीलता थी। तो अब इनका देखते हैं प्रथम विचार, महाद्वीप सदियों से स्थिर रहे हों और जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन हुआ हो, लेकिन इसे स्वयं अस्वीकार कर दिया, यानी महाद्वीप सदियों से स्थिर रहे हों और जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन हुआ हो, इसे स्वयं अस्वीकार कर दिया वेगनर ने। और द्वितीय विचार इनका क्या है? द्वितीय विचार है जलवायु कटिबंध सदियों से स्थिर रहे हों और महाद्वीपों में गतिशीलता हुई हो। जलवायु कटिबंध सदियों से स्थिर रहे हों और महाद्वीपों में गतिशीलता हुई हो। वेगनर ने अपने दूसरे विचार को स्वीकार करते हुए निम्न मान्यताओं को स्वीकार किया, जिसमें पहला है वर्तमान के समस्त महाद्वीप पूर्व में आपस में जुड़े हुए थे। पहला पॉइंट है वर्तमान के समस्त महाद्वीप
पूर्व में आपस में जुड़े हुए थे, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में था, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में था। इसे पैंजिया कहा, इसे पैंजिया कहा। दूसरा पॉइंट है, पैंजिया के लगभग मध्यवर्ती भाग में जलीय दलदली भाग उपस्थित था। पैंजिया के लगभग मध्यवर्ती भाग में जलीय दलदली भाग अवस्थित था, जिसे टेथिस सागर कहा, जो कि पैंजिया को उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में बांटता था, जो कि पैंजिया को उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में बांटता था। तीसरा पॉइंट है, पैंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेंसिया, पैंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेंसिया अथवा अंगारा लैंड, पैंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेंसिया अथवा अंगारा लैंड, जबकि दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा, जबकि दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा। चौथा पॉइंट है, पैंजिया चारों ओर से विशाल जलराशि से घिरा हुआ था। पैंजिया चारों ओर से विशाल जलराशि से घिरा हुआ था, जिसे पैंथालासा कहा, जिसे पैंथालासा कहा। और पांचवा पॉइंट है, अपेक्षाकृत हल्की या कम घनत्व वाली सियाल, अपेक्षाकृत हल्की या कम घनत्व वाली सियाल परत अधिक घनत्व वाली सीमा परत पर तैर रही है। पांचवा पॉइंट है, अपेक्षाकृत हल्की या कम घनत्व वाली सियाल परत अधिक घनत्व वाली सीमा परत पर तैर रही है। अब हम देखते हैं तीन और पॉइंट कोई है। तीन पॉइंट में पहला पॉइंट है, कार्बोनीफेरस के अंत और पर्मियन युग के प्रारंभ। कार्बोनीफेरस के अंत और पर्मियन युग के प्रारंभ में क्या हुआ, सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल अधिक हुआ, मतलब सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल के प्रभाव से पैंजिया का विभेदन प्रारंभ हुआ। क्या हुआ, पहला पॉइंट है, कार्बोनीफेरस के अंत और पर्मियन युग के प्रारंभ में सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के प्रभाव स्वरूप पैंजिया का विभेदन प्रारंभ हुआ। यानी 30 करोड़ वर्ष पहले सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के प्रभाव स्वरूप पैंजिया का विभेदन प्रारंभ हुआ, जिसमें चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का ज्वारीय बल का प्रभाव अधिक था। तो प्रारंभ हुआ जिसमें चंद्रमा के ज्वारीय बल का प्रभाव अधिक था, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के अपेक्षाकृत निकट है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के अपेक्षाकृत निकट है। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या हो गया, कार्बोनीफेरस के अंत और पर्मियन युग के प्रारंभ में सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के प्रभाव स्वरूप 30 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभेदन प्रारंभ हुआ, जिसमें चंद्रमा का ज्वारीय बल का प्रभाव अधिक था, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के अपेक्षाकृत निकट है। दूसरा पॉइंट है, इयोसीन यानी लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व, इयोसीन में यानी लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पश्चिम की ओर अटलांटिक ओशियन पश्चिम की ओर आए, जिससे अटलांटिक ओशियन अस्तित्व में आया। दूसरा पॉइंट है, इयोसीन यानी लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पश्चिम की ओर गए, जिससे अटलांटिक ओशियन अस्तित्व में आया, तीसरा पॉइंट है, महाद्वीप अस्तित्व में आए, यानी महाद्वीप अस्तित्व में है जो गतिशील थे, गतिशील ये दो, मतलब इस गतिशील में दो पॉइंट है। एक तो ये पश्चिम की ओर गतिशील हुए, महाद्वीप अस्तित्व में आए और गतिशील हुए। पहला है, ये पश्चिम की ओर गतिशील हुए। पश्चिम की ओर गतिशील होने का कारण था पृथ्वी का घूर्णन और ज्वारीय बल। महाद्वीप अस्तित्व में आए और गतिशील हुए, गतिशील होने में ये पश्चिम की ओर गतिशील हुए। पश्चिम की ओर गतिशील होने में इसका कारण था पृथ्वी का घूर्णन और ज्वारीय बल, और फिर है दूसरा पॉइंट, गतिशील होने में पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में जी में भिन्नता, पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में गुरुत्व बल में भिन्नता, इसका दूसरा कारण है गतिशीलता में। गतिशील होने में दूसरा कारण है पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में गुरुत्व में भिन्नता। तीसरा है प्लवनशीलता का नियम,
और चौथा है पोलर फ्लीइंग फोर्स, पोलर फ्लीइंग फोर्स, पोलर फ्लीइंग फोर्स यानी महाद्वीप अस्तित्व में आए। तीसरा पॉइंट है महाद्वीप अस्तित्व में आए और गतिशील हुए। ये पश्चिम की ओर गतिशील हुए, जिसका कारण था पृथ्वी का घूर्णन और ज्वारीय बल, और अन्य गतिशील होने में अन्य कारक जो थे उनमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में गुरुत्व में भिन्नता था, प्लवनशीलता का नियम था, और तीसरा है पोलर फ्लीइंग फोर्स। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब सिद्धांत की बात करें। सिद्धांत, कौन से सिद्धांत? वेगनर का CDT सिद्धांत। तो वेगनर के CDT सिद्धांत में हमने इसका परिचय देख लिया, अवलोकन देख लिया और मान्यताएं भी देख लिए। मान्यताओं में हमने अभी देखा पहली मान्यता, दूसरी मान्यता और तीसरी मान्यता। तीसरी मान्यता यही थी जो अभी हमने पढ़ा, महाद्वीप अस्तित्व में आए। अब मान्यताओं के बाद हम देखते हैं सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या है? उपरोक्त मान्यताओं के आधार पर वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहला पॉइंट है, वेगनर के अनुसार कार्बोनीफेरस युग के अंत, वेगनर के अनुसार कार्बोनीफेरस युग के अंत और पर्मियन युग के प्रारंभ में सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के प्रभावाधीन वर्तमान से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया का विघटन प्रारंभ हुआ, जहां चंद्रमा के ज्वारीय बल का प्रभाव पृथ्वी से अपेक्षाकृत निकटता के कारण अधिक था। दोबारा से पढ़ूंगा। वेगनर के अनुसार कार्बोनीफेरस युग के अंत और पर्मियन युग के प्रारंभ में सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के प्रभावाधीन वर्तमान से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया का विघटन प्रारंभ हुआ, जहां चंद्रमा के ज्वारीय बल का प्रभाव पृथ्वी से अपेक्षाकृत निकटता के कारण अधिक था। दूसरा पॉइंट है, लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व यानी इयोसीन युग में, तो लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व इयोसीन युग उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पश्चिम की ओर गतिशील हुए, जिसके परिणाम स्वरूप अटलांटिक महासागर अस्तित्व में आया। इसी प्रकार गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के विघटन से विभिन्न महाद्वीप अस्तित्व में आए। तीसरा पॉइंट है, वेगनर के अनुसार अस्तित्व में आए महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। वेगनर के अनुसार अस्तित्व में आए महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, जो कि मुख्य तौर पर पश्चिम की ओर एवं विषुवत रेखा की ओर गतिशील हुए, जहां पृथ्वी का घूर्णन एवं ज्वारीय बल पश्चिम की ओर गतिशीलता हेतु उत्तरदायी रहे। वहीं पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में गुरुत्व बल के प्रभाव में अंतर, प्लवनशीलता बल यानी तैराव का नियम एवं पोलर फ्लीइंग फोर्स यानी ध्रुवीय दूरस्थ बल विषुवत रेखा की ओर गतिशीलता हेतु उत्तरदायी रहे। चौथा पॉइंट है, वेगनर के अनुसार अंगारा लैंड के विघटन से उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड एवं यूरेशिया अस्तित्व में आए, जबकि गोंडवाना लैंड के विघटन से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड तथा अंटार्कटिका अस्तित्व में आए। दोबारा से पढ़ूंगा ये पॉइंट। वेगनर के अनुसार अंगारा लैंड के विघटन से उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड एवं यूरेशिया अस्तित्व में आए, जबकि गोंडवाना लैंड के विघटन से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड तथा अंटार्कटिका अस्तित्व में आए। अगला पॉइंट है, वेगनर के अनुसार लगभग 5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व, वेगनर के अनुसार लगभग 5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व यानी प्लेस्टोसीन युग में
तो विग्नर के अनुसार लगभग 5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व महाद्वीपों ने वर्तमान की स्थिति से मिलता जुलता आकार ग्रहण कर लिया। तो विग्नर के अनुसार लगभग 5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व महाद्वीपों ने वर्तमान की स्थिति से मिलता जुलता आकार ग्रहण कर लिया। वह धीरे धीरे समस्त महाद्वीप अस्तित्व में आए। वह धीरे धीरे समस्त महाद्वीप अस्तित्व में आए। और इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व महाद्वीपीय भाग अस्तित्व में आया था। और 5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व वर्तमान का स्वरूप अस्तित्व में आया। और 5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व वर्तमान का स्वरूप अस्तित्व में आया। विग्नर के अनुसार अस्तित्व में आए महाद्वीप भाग का महाद्वीपीय भाग का संबंध झारखंड सिंहभूमि क्षेत्र से रहा होगा। महाद्वीपीय भाग का संबंध झारखंड सिंहभूमि क्षेत्र से रहा होगा। नोट वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व भारत के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में बताया कि सबसे पहले महाद्वीपीय भूभाग 3.2 करोड़ वर्ष पूर्व उभरा था। नोट में है, वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व भारत के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में बताया कि सबसे पहले महाद्वीपीय भूभाग 3.2 करोड़ वर्ष पूर्व उभरा था, किंतु आगे चलकर इस विचार को मान्यता नहीं मिली। अब हम देखते हैं सिद्धांत के समर्थन में प्रमाण। कौन सा सिद्धांत? तो विग्नर के CDT सिद्धांत, जिसमें पॉइंट है दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीप के विपरीत तट के आकार ऐसे हैं कि इन्हें जोड़ा जाए तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और इसे जिगसा फिट कहा। फिर से पढ़ूंगा। दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीप के विपरीत तट के आकार ऐसे हैं कि इन्हें जोड़ा जाए तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और इसे जिगसा फिट कहा। 1964 में वुलर्ड ने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक के विपरीत तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र बनाया। 1964 में वुलर्ड ने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक के विपरीत तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र बनाया। अगला पॉइंट है अटलांटिक महासागर के विपरीत तटों पर मीसोसार्स जीव तथा फर्न व ग्लासोपेटेरिस वनस्पतियों के जीवाश्मों के प्रमाण का मिलना। दोबारा से बोलूँगा। अटलांटिक महासागर के विपरीत तटों पर मीसोसार्स जीव तथा फर्न व ग्लासोपेटेरिस वनस्पतियों के जीवाश्मों के प्रमाण का मिलना। दोबारा से ये जल्दी से बोलूँगा। अटलांटिक महासागर के विपरीत तटों पर मीसोसार्स जीव तथा फर्न व ग्लासोपेटेरिस वनस्पतियों के जीवाश्मों के प्रमाण का मिलना। अगला पॉइंट है लैमूर भारत, अफ्रीका और मेडागास्कर में मिलते हैं, जो इन तीनों के आपस में जुड़े होने को प्रमाणित करता है। लैमूर भारत, अफ्रीका और मेडागास्कर में मिलते हैं, जो इन तीनों के आपस में जुड़े होने को प्रमाणित करता है। अगला पॉइंट है टी लाइट वे अवसादी चट्टानें हैं
जिनका निर्माण हिमानी के निक्षेप से होता है। जिनका निर्माण हिमानी के निक्षेप से होता है। ये तलछट भारत के पश्चिमी भागों में परमाण के रूप में उपलब्ध हैं। ये तलछट भारत के पश्चिमी भागों में परमाण के रूप में उपलब्ध हैं। इसके अलावा अफ्रीका, मेडागास्कर, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, जो यहाँ के पूरा जलवायु को बताते हैं। साथ ही इस बात को प्रमाणित करता है कि ये सभी स्थलखंड अतीत में आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। इस प्रकार ये टीलाइट चट्टानें पूरा जलवायु एवं महाद्वीपों के विस्थापन के प्रमाण को प्रस्तुत करने में सक्षम हैं। इस प्रकार ये टीलाइट चट्टानें पूरा जलवायु एवं महाद्वीपों के विस्थापन के प्रमाण को प्रस्तुत करने में सक्षम हैं। अगला पॉइंट है, प्लेसर निक्षेप घाना के तटीय प्रदेश में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, जो सोने के बड़े निक्षेप की उपस्थिति वाले होते हैं। इस प्रकार के निक्षेप ब्राज़ील में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार इनके अतीत में आपस में जुड़े होने का प्रमाण मिलता है। अगला पॉइंट है, वर्तमान में प्रचलित रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि चट्टानों की आयु जानने की बेहतर तकनीकी है, जिसके आधार पर ये पाया गया कि लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व के चट्टानों की पट्टी ब्राज़ील व अफ्रीका तट पर पाई जाती है। लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व के चट्टानों की पट्टी ब्राज़ील व अफ्रीका तट पर पाई जाती है, जो आपस में समरूपता रखती है। वास्तव में दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका के तट के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जूरेसिक कल्प के हैं। वास्तव में दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका के तट के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जूरेसिक कल्प के हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि पहले यहाँ महासागर की अवस्थिति नहीं थी, जबकि बाद में महाद्वीपों के विस्थापन के परिणाम स्वरूप अटलांटिक महासागर अस्तित्व में आया। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 18 यहीं पे समाप्त होता है। जियोग्राफी क्लास 19, जिसमें हम देखते हैं आलोचना। किसकी आलोचना? वेगनर के CDT का। तो इसमें पहला पॉइंट है वेगनर ने पैंजिया के विघटन हेतु ज्वारीय बल को उत्तरदायी माना है, जबकि वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि पैंजिया के विघटन हेतु जितने ज्वारीय बल की आवश्यकता है, उतना बल यदि चंद्रमा द्वारा लगा दिया जाए तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करना बंद कर देगी। तो पहला आलोचना हुआ। अगला है, वेगनर के अनुसार महाद्वीप पश्चिम व विषुवत रेखा की ओर विस्थापित हुए, जबकि वर्तमान में यह स्पष्ट हो चुका है कि महाद्वीपों में गतिशीलता
विभिन्न दिशाओं में पाई जाती है। वास्तव में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से यह स्पष्ट हो चुका है कि गतिशील प्लेटें जिन पर महाद्वीप अवस्थित है और प्लेटों की गति विभिन्न दिशाओं में होती हैं। अगला पॉइंट है, आलोचकों के अनुसार यदि दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका के गिनी के तट से मिला दिया जाए तो यह पूरी तरह से जिगसा फिट की स्थिति में नहीं बैठता। अगला पॉइंट है, पॉइंट नहीं है वैसे है, यद्यपि वेगनर के सिद्धांत में कमियां मौजूद हैं, किंतु इसने महाद्वीपों के विस्थापन को महत्व दिया, जहां आगे चलकर सागर नितल प्रसरण सिद्धांत में महासागरों के विस्थापन को भी स्वीकार्यता मिली और इस क्रम में 1960 के दशक में पीटीटी यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अस्तित्व में आया। इंग्लैंड तथा ग्रीनलैंड के मध्य 1873 एवं 1907 में दूरियां मापी गईं, जहां 1907 में यह दूरी 1873 की अपेक्षा 35 गज अधिक थी। इस प्रकार सीडीटी के पक्ष में प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार वेगनर के अनुसार जब एशिया का स्थलीय भाग पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहा था तो इसके कुछ भाग महाद्वीपीय प्रवाह का साथ नहीं दे पाए और पीछे छूट गए, जिससे इंडोनेशिया व फिलीपींस जैसे द्वीपों का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में हजारों द्वीपों का विरचन या इंडोनेशिया और फिलीपींस द्वीप समूह में हजारों द्वीपों का निर्माण। तो ये हेडिंग था। अब पढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कई प्लेटों का मिलन बिंदु है। यहाँ ट्रिपल जंक्शन मौजूद है, जैसे इंडोनेशिया, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इतना फिर से पढ़ता हूँ। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कई प्लेटों का मिलन बिंदु है। यहाँ ट्रिपल जंक्शन मौजूद है, जैसे इंडोनेशिया, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा फिलीपींस तथा प्रशांत प्लेटों के बीच स्थित है, जहाँ विवर्तनिकी हलचल के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला पाई जाती है, जिससे निःसृत लावा के जमाव से जावा, सुमात्रा, बाली, नुसा, तेगारा द्वीपों का निर्माण हुआ है। फिलीपींस 7000 से अधिक द्वीपों वाला देश है, जो कि रिंग ऑफ फायर क्षेत्र से संबंधित है और यह सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, जहां ज्वालामुखीयता के परिणाम स्वरूप द्वीपों और द्वीपीय चाप का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में महाद्वीपों के विस्थापन के क्रम में भी इस क्षेत्र में महाद्वीपों के विस्थापन के क्रम में भी जो भाग एशिया महाद्वीप का साथ नहीं दे पाए वे टूटकर अलग हो गए और उनसे भी द्वीपों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार इन क्षेत्रों में परवाल की डोंग की मृत्यु के उपरांत उनके अस्थि पंजरों के जमाव से, फिर से बोलता हूँ, इस क्षेत्र में महाद्वीपों के विस्थापन के क्रम में भी जो भाग एशिया महाद्वीप का साथ नहीं दे पाए वे टूटकर अलग हो गए और उनसे भी द्वीपों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार इन क्षेत्रों में
परवाल की डोंग की मृत्यु के उपरांत उनके अस्थिपंजरों के जमाव से भी दीपों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में दीपों का निर्माण विभिन्न गतिविधियों का परिणाम है। अब हम देखते हैं दीपीय चाप या फेस्टून का निर्माण। दीपीय चाप या फेस्टून का निर्माण। फेस्टून दीपीय चाप है जो कि मुख्य भूभाग के किनारों के चारों ओर एक लूप के आकार में दीप समूह बनाते हैं जो पर्वत श्रृंखलाओं की निरंतरता को प्रदर्शित करते हैं जिन्हें महाद्वीपीय क्षेत्र के निकट देखा जा सकता है जैसे ईस्ट इंडीज, एल्यूसियन द्वीप समूह, राइक्यूस द्वीप समूह आदि। फिर से पढ़ता हूँ इतना पूरा। फेस्टून दीपीय चाप है जो कि मुख्य भूभाग के किनारों के चारों ओर एक लूप के आकार में द्वीप समूह बनाते हैं जो पर्वत श्रृंखलाओं की निरंतरता को प्रदर्शित करते हैं जिन्हें महाद्वीपीय क्षेत्र के निकट देखा जा सकता है जैसे ईस्ट इंडीज, एल्यूसियन द्वीप समूह, राइक्यूस द्वीप आदि। ये मूल रूप से ज्वालामुखी हैं जो अभिसारी प्लेट सीमाओं पर निर्मित हैं और क्षेपण क्षेत्रों और ज्वालामुखी गतिविधियों से जुड़े होते हैं। ये मूल रूप से ज्वालामुखी हैं जो अभिसारी प्लेट सीमाओं पर निर्मित हैं और क्षेपण क्षेत्रों और ज्वालामुखी गतिविधियों से जुड़े होते हैं। फेस्टून के निर्माण की क्रियाविधि। क्षेपण जोन में अधिक घनत्व वाला विवर्तनिकी प्लेट नीचे की ओर क्षेपित होता है जिससे क्षेपित क्रस्ट के गलन से मैग्मा उत्पत्ति की दर में वृद्धि होती है। साथ ही जलवाष्पों की मात्रा में वृद्धि से मैग्मा चैम्बर का विनिर्माण हो जाता है और ऐसी दशा में मैग्मा, जलवाष्प इत्यादि ऊपर की ओर उठते हैं और एक चाप के आकारिकी में ज्वालामुखी उद्गार होता है और निःसरित लावा के जमाव से चाप के आकार में दीपों का निर्माण होता है। हिंद और प्रशांत क्षेत्र में कई सक्रिय सबडक्शन जोन हैं जो द्वीप चाप निर्माण के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करते हैं और यही कारण है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में फेस्टून सबसे अधिक पाया जाता है जैसे इंडोनेशियाई द्वीप समूह, हवाई द्वीप समूह आदि। फिर से इतना पूरा पढ़ूंगा। हिंद और प्रशांत क्षेत्र में कई सक्रिय सबडक्शन जोन हैं जो द्वीप चाप निर्माण के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करते हैं और यही कारण है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में फेस्टून सबसे अधिक पाया जाता है जैसे इंडोनेशियाई द्वीप समूह, हवाई द्वीप आदि। फेस्टून एक शानदार प्राकृतिक सौंदर्य वाले क्षेत्र हैं। फेस्टून एक शानदार प्राकृतिक सौंदर्य वाले क्षेत्र हैं जो पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं और यहाँ स्थानीय प्रजातियों का अधिवास भी पाया जाता है। लेकिन समुद्र जलस्तर में वृद्धि के कारण इनके डूबने का खतरा मंडरा रहा है और इन्हें बचाने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं सागर नितल प्रसरण सिद्धांत यानी SFST।
यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। तो सबसे पहले इसका आउटलाइन देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका परिचय, फिर देखेंगे इसका अवलोकन, फिर देखेंगे समर्थन में साक्ष्य, फिर देखेंगे कमियां, फिर देखेंगे महत्व और सबसे लास्ट में देखेंगे निष्कर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का पहला यानी परिचय से। तो सागर नितल प्रसरण सर्वप्रथम इसका प्रयोग, सागर नितल प्रसरण का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट डिट्स ने किया। रॉबर्ट डिट्च, रॉबर्ट डिट्च, रॉबर्ट डिट्च, रॉबर्ट डिट्च, रॉबर्ट डिट्च, रॉबर्ट डिट्स ने किया। सागर नितल प्रसरण का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट डिट्स ने किया। सिद्धांत का प्रतिपादन, इस सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन हेरी हैस ने 1961-62 में किया। सिद्धांत का प्रतिपादन हेरी हैस ने 1961-62 में किया। और तीसरा इसमें है पॉइंट कि जैसे जो वो है महाद्वीप है, उसका जो महासागर का जो स्थल है यानी तलीय या नितल है यानी बॉटम या फ्लोर है, वो स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। ठीक, यानी महासागर का जो तलीय या नितल का भाग है वो स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। ठीक, अब अवलोकन देखते हैं। तो अवलोकन में पहला इन्होंने देखा कि जो सागर का यानी जो महासागर का जो नीचे का भाग है यानी जो उसका तलीय नितल भाग है, वहाँ पर कटकों का निर्माण हुआ है, यानी वलित पर्वत का निर्माण हुआ है और दो वलित पर्वत के बीच को क्या बोलते हैं, जो ऊपर उठा हुए भाग को कटक बोलते हैं। तो वहाँ कहते हैं कटक का निर्माण हुआ है। दूसरा अवलोकन इन्होंने किया कि जो कटक बने हैं वो भ्रंश या दरार मुख से दूर जाने पर कटकों की आयु में वृद्धि होती है। दूसरा अवलोकन इन्होंने किया कि भ्रंश या दरार मुख से दूर जाने पर कटकों की आयु में वृद्धि होती है। तीसरा इन्होंने अवलोकन किया, ओशियन में दरार के सहारे नवीन क्रस्ट का निर्माण हुआ है। ओशियन में दरार के सहारे नवीन क्रस्ट का निर्माण हुआ है। और चौथा अवलोकन इन्होंने किया चुंबकीय गुण का, जो कि चुंबकीय उत्क्रमण यानी गति को बताते हैं। चुंबकीय गुण का इन्होंने अवलोकन किया जो कि चुंबकीय उत्क्रमण यानी गति को बताते हैं। अब हम इनके सिद्धांत को देखते हैं। सिद्धांत क्या है इनका? तो सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जैसे पृथ्वी के नीचे जाने पर गहराई बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, ये तो पता ही है। तो जो नीचे दुर्बल मंडल में जो मैग्मा है यानी उसमें जो चट्टानें हैं वो गर्म गलित अवस्था में हैं यानी सुघट्य अवस्था में है। सुघट्य अवस्था में है, जब वो ऊपर जाती हैं यानी महासागर के नितल या बॉटम से जब टकराती हैं तो उन्हें जब मतलब दरार या भ्रंश से जब उन्हें चटका के ऊपर जाती हैं मैग्मा, तो लावा बनता है। लावा से फिर वो कटक का निर्माण करती हैं। फिर जो उसमें कटक का निर्माण होता है यानी नवीन वलित पर्वत का निर्माण होता है या कटक का निर्माण होता है, तो उसमें चुंबकीय गुण भी आ जाता है जिसे चुंबकीय विसंगति कहा जाता है। तो यही इनका सिद्धांत था। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो टकराती हैं तो बॉटम जो अलग होता है यानी दरार हो जाता है, तो फिर ये अलग अलग दिशा में जाने लगती हैं यानी अलग कर देते हैं। अब देखते हैं इनके समर्थन में साक्ष्य। समर्थन में साक्ष्य में पॉइंट है रेखीय चुंबकीय विसंगति की उपस्थिति। रेखीय चुंबकीय विसंगति की उपस्थिति। अगला पॉइंट है मध्य महासागरीय कटकों के अक्ष पर ऊष्मा का प्रवाह। मध्य महासागरीय कटकों के अक्ष पर ऊष्मा का प्रवाह। अगला पॉइंट है महासागरीय कटक के अक्ष से दूर जाने पर दोनों कटक या महासागरीय आयु में निरंतर वृद्धि। महासागरीय कटक के अक्ष से दूर जाने पर दोनों कटक या महासागरीय आयु में निरंतर में वृद्धि। अगला पॉइंट है सैटेलाइट से प्राप्त साक्ष्य। सैटेलाइट से प्राप्त साक्ष्य। तो समर्थन में साक्ष्य जो है उन्हें जल्दी से देखते हैं। पहला साक्ष्य है रेखीय चुंबकीय विसंगति की उपस्थिति। दूसरा साक्ष्य है मध्य महासागरीय कटकों के अक्ष पर ऊष्मा का प्रवाह। तीसरा साक्ष्य है महासागरीय कटक के अक्ष से दूर जाने पर दोनों कटक
या महासागरीय आयु में निरंतर में वृद्धि। और अगला यानी चौथा साक्ष्य है सैटेलाइट से प्राप्त साक्ष्य। अब हम देखते हैं इसकी कमियां। तो कमियां में है सागर नितल प्रसरण की दर को निर्धारित करने में यह सिद्धांत सक्षम नहीं है। कमियों में अगला पॉइंट है इस सिद्धांत के परिणाम स्वरूप महासागरीय नितल गतिशील माने जाने लगे। साथ ही नवीन क्रस्ट के निर्माण की भी व्याख्या हुई। साथ ही मैग्मा के संवहन तरंग का प्रभाव भी स्पष्ट हुआ। इस प्रकार यह सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाल ही में यानी 2022 में वैज्ञानिकों ने पिछले 19 मिलियन वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। हाल ही में यानी 2022 में वैज्ञानिकों ने पिछले 19 मिलियन वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया और इसके अध्ययन के आधार पर बताया कि सागर नितल प्रसरण की दर लगभग 35% धीमी हो गई है, जिसका अर्थ यह भी है कि ज्वालामुखी की दर में कमी आई। वैज्ञानिकों के अनुसार महासागरीय पहाड़ियाँ या नितल पहाड़ियाँ इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इतना दोबारा से पढ़ता हूँ। हाल ही में 2022 वैज्ञानिकों ने पिछले 19 मिलियन वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया और इसके अध्ययन के आधार पर बताया कि सागर नितल प्रसरण की दर लगभग 35% धीमी हो गई है, जिसका अर्थ यह भी है कि ज्वालामुखी की दर में कमी आई। वैज्ञानिकों के अनुसार महासागरीय पहाड़ियाँ या नितल पहाड़ियाँ इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अब हम देखते हैं नया चैप्टर यानी ज्वालामुखीता। तो इसका आउटलाइन सबसे पहले हम देखते हैं। तो ज्वालामुखीता में सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे। परिचय में 4 पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट है ज्वालामुखीता क्या है, दूसरा पॉइंट है ज्वालामुखी क्या है, तीसरा पॉइंट है ज्वालामुखी के घटक और चौथा पॉइंट है निःसृत पदार्थ। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आ जाता है मेन पॉइंट में कारण। तो कारण में पहला पॉइंट है आंतरिक भाग में प्रक्रियाएं, दूसरा पॉइंट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एवं ज्वालामुखीता, तीसरा पॉइंट है तप्त स्थल संकल्पना। अब फिर मेन पॉइंट में तीसरा आ जाता है वर्गीकरण। वर्गीकरण में पहला है उद्गार के प्रकार के आधार पर, दूसरा है उद्गार की अवधि के आधार पर। मेन पॉइंट में चौथा आ जाता है वितरण। वितरण में पहला है विश्व वितरण और दूसरा है भारत में वितरण। मेन पॉइंट में पांचवा आ जाता है प्रभाव। प्रभाव में पहला है सकारात्मक प्रभाव और दूसरा है नकारात्मक प्रभाव। मेन पॉइंट में छठा आ जाता है संबंधित अन्य पहलू। संबंधित अन्य पहलू में पहला आ जाता है गेसर, दूसरा आ जाता है गर्म जल स्रोत, तीसरा आ जाता है धुआंरे और चौथा आता है छद्म ज्वालामुखी। और मेन पॉइंट में सातवां आता है निर्मित स्थलाकृतियाँ। अब चलिए हम शुरू करते हैं। ज्वालामुखीता में पहला पॉइंट जो था परिचय। तो परिचय में हम सबसे पहले देखते हैं ज्वालामुखीता क्या है। तो जब जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है वो गतिशील है। अब गतिशील क्यों है? क्योंकि अंतर्जात आकस्मिक या तीव्र भूसंचलन या विवर्तनिकी हलचल से। तो अंतर्जात आकस्मिक या तीव्र भूसंचलन या विवर्तनिकी हलचल से जो आंतरिक भाग है वो गतिशील है। तो अंतर्जात आकस्मिक या तीव्र भूसंचलन या विवर्तनिकी हलचल से आंतरिक भाग से, इससे क्या होता है, अंतर्जात आकस्मिक या तीव्र भूसंचलन या विवर्तनिकी हलचल से आंतरिक भाग से मैग्मा या लावा, जलवाष्प और अन्य गैसें, राख, ठोस चट्टानें, ये सभी जो हैं आंतरिक भाग से मैग्मा या लावा, जलवाष्प और अन्य गैसें, राख, ठोस चट्टानें जो हैं ये विभिन्न आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर उद्गार करती हैं। यानी ये विभिन्न आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर उद्गार करती हैं, जिसे वोल्केनिज्म यानी ज्वालामुखीता कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखीता कहते हैं।
और तो जो ये आंतरिक भाग में जो मैग्मा है, ये जब ऊपर आता है यानी छिद्र से जब बाहर आता है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं जैसे जो सबसे नीचे है जहाँ मैग्मा मौजूद है तो उसे मैग्मा चेंबर कहते हैं। मैग्मा चेंबर नीचे से जब ऊपर आता है तो जिस सहारे से मतलब जैसे ऊपर आता है उसे मुख्य नली बोलते हैं। नीचे सिल डाइक इसका निर्माण भी होता है। जहाँ से ज्वालामुखी बाहर आता है धरती पे उसे माउथ यानी क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर का जो बड़ा भाग है उसी को कॉल्डेरा भी कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इससे निःसरित पदार्थ। तो निःसरित पदार्थ तो परिचय में चौथा है निःसरित पदार्थ। पहला हमने देख लिया ज्वालामुखीता क्या है, फिर हमने देख लिया ज्वालामुखी क्या है, फिर हमने ज्वालामुखी के घटक में देख लिया तो घटक क्या क्या हैं। निःसरित यानी मैग्मा चेंबर, मुख्य नली, सिल डाइक, माउथ को क्रेटर बोलते हैं, बड़ा भाग को कॉल्डेरा बोलते हैं। अब हम देखते हैं निःसरित पदार्थ। तो निःसरित पदार्थ में 4 चीज़ें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। एक ठोस, दूसरा गैसें, तीसरा तरल पदार्थ और चौथा राख। ठोस, गैसें, तरल पदार्थ, राख। तो ठोस में पहला है ज्वालामुखी बम, दूसरा है लैपली, तीसरा है स्कोरिया, चौथा है प्यूमिस और पांचवा है ब्रेसिया। क्या क्या है? ज्वालामुखी बम ठोस में है पहला, ज्वालामुखी बम, लैपली, स्कोरिया, प्यूमिस, ब्रेसिया। ज्वालामुखी बम, लैपली, स्कोरिया, प्यूमिस, ब्रेसिया। ठोस में जो ज्वालामुखी बम है तो ज्वालामुखी बम किसे कहते हैं? बृहद चट्टानी टुकड़े को ज्वालामुखी बम कहते हैं। तो बृहद चट्टानी टुकड़ा जो है उसे ज्वालामुखी बम कहते हैं। तो ये निःसरित पदार्थ में ठोस का पहला भाग है ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी बम क्या है? बृहद चट्टानी टुकड़े। दूसरा है लैपली। लैपली क्या है? मटर के दाने के आकार के होते हैं, मटर के दाने के आकार के। तीसरा है स्कोरिया। स्कोरिया क्या है? लैपली से भी छोटे होते हैं। चौथा है प्यूमिस। प्यूमिस क्या है? ये हल्के भार वाले होते हैं, हल्के भार वाले। और पांचवा है ब्रेसिया। ब्रेसिया क्या है? कोड़िक या कोड़िए आकार के टुकड़े, कोड़िक या कोड़िए आकार के टुकड़े। तो ठोस में क्या है? निःसरित पदार्थ में ठोस, गैसें, तरल पदार्थ, राख निकलती हैं। ठोस में ज्वालामुखी बम, लैपली, स्कोरिया, प्यूमिस और ब्रेसिया निकलते हैं, जिसको हमने देख लिया। ज्वालामुखी बम बृहद चट्टानी टुकड़े हैं, लैपली मटर के दाने के आकार के हैं, स्कोरिया लैपली से भी छोटे हैं, प्यूमिस हल्के भार वाले हैं, ब्रेसिया कोड़िक या कोड़िए आकार के टुकड़े हैं। अब निःसरित पदार्थ में दूसरा है गैसें। और गैसों में है, सबसे ज़्यादा गैसों में है जलवाष्प 60 से 90%, जलवाष्प 60 से 90%। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन ऑर्गन, क्लोरीन आदि। गैसों में कौन कौन से हैं? जलवाष्प 60 से 90%, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन आर्गन, क्लोरीन आदि। ठीक, अब निःसरित पदार्थ में तीसरा है, हमने पहला देख लिया ठोस, दूसरा देख लिया गैसें, तीसरा है तरल पदार्थ। तरल पदार्थ में मैग्मा या लावा बाहर निकलता है। तो मैग्मा, तरल पदार्थ में क्या निकलता है? मैग्मा या लावा। मैग्मा जब नीचे रहता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, जब ऊपर आ जाता है तो लावा। तो तरल पदार्थ में मैग्मा या लावा है। और मैग्मा या लावा को 2 भागों में बांटते हैं, एक अम्लीय, एक क्षारीय। तो अम्लीय में जो है वो सिलिका की मात्रा जो है, सिलिका 65 से 85% पाया जाता है। मैग्मा या लावा में अम्लीय जो है उसमें सिलिका 65 से 85% पाया जाता है, जबकि क्षारीय में जो है उसमें सिलिका 45 से 55% पाया जाता है। तो मैग्मा या लावा में अम्लीय में सिलिका 65 से 85% और क्षारीय में सिलिका 45 से 55%। अम्लीय में विस्फोटकता अधिक होती है क्योंकि सिलिका की मात्रा अधिक है 65 से 85%, जबकि क्षारीय में सिलिका की मात्रा 45 से 55% है, जिससे विस्फोटकता कम है।
विस्फोटकता कम है। अम्लीय में तीसरा पॉइंट है गाढ़ापन अधिक होता है। क्षारीय में तीसरा पॉइंट है गाढ़ापन कम। अम्लीय में चौथा पॉइंट है इनके जमाव से शंकु या पर्वत का निर्माण। इनके जमाव से शंकु या पर्वत का निर्माण। और क्षारीय में चौथा पॉइंट है जमाव से लावा पठार या मैदान का निर्माण। जमाव से लावा पठार या मैदान का निर्माण। तो मैग्मा या लावा के अम्लीय में है सिलिका की मात्रा 65 से 85%। दूसरा पॉइंट है विस्फोटकता अधिक। तीसरा है गाढ़ापन अधिक। चौथा है इनके जमाव से शंकु या पर्वत का निर्माण। जबकि मैग्मा या लावा में दूसरा है क्षारीय। क्षारीय में पहला पॉइंट है सिलिका 45 से 55%। दूसरा पॉइंट है विस्फोटकता कम। तीसरा पॉइंट है गाढ़ापन कम। चौथा पॉइंट है जमाव से लावा पठार या मैदान का निर्माण। अब हम देखते हैं कारण। मेन पॉइंट में कारण, और कारण में 3 हमें पढ़ना था। पहला आंतरिक भाग में प्रक्रियाएं। दूसरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एवं ज्वालामुखीता। और तीसरा है तप्त स्थल संकल्पना। तो कारण में पहला है आंतरिक भाग में प्रक्रियाएं। आंतरिक भाग में प्रक्रियाएं का मतलब है जैसे जब आंतरिक भाग है ना, तो आंतरिक भाग में दुर्बल मंडल है। दुर्बल मंडल में मतलब जब हम जाते हैं आंतरिक भाग में तो गहराई बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है। और जो आंतरिक भाग में दुर्बल मंडल है उसमें मैग्मा है, ठीक। और जब वो मैग्मा ऊपर आता है तो ऊपर जब आएगा तो ऊपरी परत जो है यानी क्रस्ट जो है उसको 2 भागों में मतलब वो उसमें चटकन ला देगा। चटकन से दरार बनेगा और दरार से भ्रंश बन जाएगा। तो वही जो भ्रंश है यानी दरार है उसी के सारे ज्वालामुखीता की घटना होती है, यानी ज्वालामुखीता बाहर आती है। तो जब मैग्मा ऊपर आता है तो वहाँ पे दाब कम होता जाता है, जिससे मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाता है, जिससे मैग्मा की उत्पत्ति की दर बढ़ जाती है। अब दूसरा पॉइंट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एवं ज्वालामुखीता। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष गतियाँ होती हैं। प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष गतियाँ होती हैं। कौन कौन सी गति है? अभिसारी, अपसारी, समानांतर। तो अभिसारी गति जो है उसमें एक का घनत्व ज़्यादा होता है, यानी महासागरीय प्लेट का घनत्व ज़्यादा होता है। और जो कॉन्टिनेंट मतलब वही है महाद्वीपीय प्लेट या महासागरीय, 2 प्लेट होती है ना, तो एक महासागरीय प्लेट है जिसका घनत्व ज़्यादा है और दूसरा कोई भी प्लेट हो सकता है, वो महाद्वीपीय भी हो सकता है और महासागरीय भी हो सकता है। तो ये दोनों जब आपस में टकराती हैं तो अधिक घनत्व वाला प्लेट नीचे चला जाता है। अधिक घनत्व वाला प्लेट नीचे चला जाएगा जिसको बोलते हैं क्षेपित हो जाना। तो जब वो नीचे चला जाएगा यानी गहराई में जाएगा, जब गहराई बढ़ेगी तो उसका गलन होना प्रारंभ हो जाता है और ऊपर से जो है वो जल जो है वो नीचे चला जाता है रिस करके, जिससे वाष्पीकरण होता है, जल वाष्प बनता है और जल वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है और ये जो पदार्थ नीचे गया जो क्षेपित हुआ है उसका गलन होगा, जिससे मैग्मा उत्पत्ति के दर में वृद्धि हो जाती है। और समानांतर जो है, समानांतर प्लेट से वल्केनिज्म नहीं होता है, ठीक है। और जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच यानी किनारों पे, पश्चिमी किनारों पे अभिसारी बल लगता है और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और जो बीच में अटलांटिक महासागर है और दाएं किनारे पे है यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट। तो ये जो अटलांटिक महासागर है ये अपसारी बल के कारण बना है और अभिसारी बल के कारण जो पैसिफिक प्लेट है पीओपी यानी पैसिफिक प्लेट, वो भी अभिसारी प्लेट के कारण ही बना है, मतलब अभिसारी गति के कारण ही बना है। अब देखते हैं तीसरा तप्त स्थल संकल्पना। तप्त स्थल संकल्पना क्या है? प्लेटों के किनारों का आकार वल्केनिज्म इसकी संकल्पना पीटीटी करने में सक्षम है। यानी ये कहता है तप्त स्थल संकल्पना कि जो प्लेट है उसके किनारों का आकार जो है वहीं पे वल्केनिज्म यानी ज्वालामुखीता, जो तप्त स्थल संकल्पना है ना, वो कहता है कि प्लेटों के किनारों का आकार जो है वहीं पे वल्केनिज्म की घटना होती है और इसके जो संकल्पना है यानी वल्केनिज्म की घटना प्लेटों के किनारों के आकार पे होती है। इसको मतलब वल्केनिज्म की घटना को, इस संकल्पना को जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो करने में सक्षम है, ठीक। तो प्लेट टेक्टोनिक प्लेटों के भीतर या आंतरिक भाग, तो जैसे 2 प्लेटों के भीतर के आंतरिक, जो प्लेटों के भीतर या आंतरिक भाग है वहाँ पे ज्वालामुखीता की जो व्याख्या है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं कर पाता, और जबकि जो तप्त स्थल पे संकल्पना है इसकी व्याख्या करता है। यानी जो तप्त स्थल संकल्पना
यानी जो तप्त स्थल यानी उसके किनारों पे जो आता है ज्वालामुखी, उसकी व्याख्या पीटीटी करता है। और जो बीच में आता है, प्लेटों के भीतर या आंतरिक भाग में ज्वालामुखीता होती है, उसकी व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं कर पाता है। अब हम देखते हैं हॉट स्पॉट या पिच्छक। हॉट स्पॉट क्या होता है? जैसे मान लीजिए सिंगल हॉट स्पॉट, मतलब एक ही जगह से अगर मैग्मा उद्गार हो रहा है, तब मैग्मा एक ही जगह से उत्पन्न हुआ, फिर ऊपर की तरफ गया, उसके बाद बाहर निकल गया, तो मतलब एक तरफ जाएगा। एक तरफ अगर बनेगा तो उस ज्वालामुखी रेखा मतलब एक तरफ जाएगा, तो उसे सिंगल स्टॉप मतलब सिंगल हॉट स्पॉट कहते हैं। और जब मेनी हॉट स्पॉट होता है, मतलब ढेर सारे जगह से मैग्मा उत्पत्ति होती है, तो ढेर सारे ऊपर ज्वालामुखी का वो कटक बन जाएगा या वलित पर्वत की तरीके से बन जाएगा, तो उसे ज्वालामुखी गुच्छ कहते हैं। ठीक, तो पढ़ते हैं। हवाईयन द्वीप समूह का लगभग 1/3 भाग या तप्त स्थल, हवाईयन द्वीप समूह का लगभग 1/3 भाग या तप्त स्थल ज्वालामुखी उद्गार से निःसृत लावा के जमाव से बना है। हवाईयन द्वीप समूह का लगभग 1/3 भाग या तप्त स्थल ज्वालामुखी उद्गार से निःसृत लावा के जमाव से बना है। तप्त स्थल प्लेटों की गतिशीलता के साथ गतिशील नहीं होते। तप्त स्थल प्लेटों की गतिशीलता के साथ गतिशील नहीं होते। अब हम देखते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हमें 2 प्रकार से देखना है, एक उद्गार के आधार पर और एक उद्गार की अवधि के आधार पे। सबसे पहले हम उद्गार के आधार पे देखते हैं। तो उद्गार के आधार पे 2 प्रकार से हैं, एक केंद्रीय उद्गार और एक दरारी उद्गार। तो केंद्रीय उद्गार जो है यानी सेंट्रल इरप्शन, और दरारी उद्गार मतलब फिशर इरप्शन। तो केंद्रीय उद्गार का संबंध अभिसारी प्लेट सीमा से है। केंद्रीय उद्गार का संबंध अभिसारी प्लेट सीमा से है। केंद्रीय उद्गार में क्या होता है कि जो अधिक घनत्व वाला प्लेट है वो क्षेपित हो जाएगा, तो उसमें जो मैग्मा है तो मैग्मा में सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। ऊपर से जलवाष्प भी मतलब जल भी रिसकर नीचे जाएगा, जिसका वाष्पीकरण होगा यानी जलवाष्प बन जाएगा। तो जो जलवाष्प बन जाएगा उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, और जब वो जो क्षेपित होगा, जो महाद्वीप है वो जब क्षेपित होगा एक उसका क्रस्ट, तो उसमें सिलिका की मात्रा फिर नीचे ज़्यादा हो जाएगी, तो इससे उद्गार होगा। उद्गार जब होगा तो उसकी विस्फोटकता अधिक होगी, क्योंकि सिलिका की मात्रा ज़्यादा है। क्योंकि सिलिका और जलवाष्प की मात्रा अधिक है, इसलिए विस्फोटकता अधिक होगी। तो केंद्रीय उद्गार में तीसरा है लावा। जो लावा बाहर निकलेगा उसका जमाव होगा, और जमाव से शंकु या मतलब शंकु पर्वत बनेंगे, शंकु या पर्वत बनेगा। ठीक, तो केंद्रीय उद्गार का संबंध अभिसारी प्लेट सीमा से है। और जब दूसरा पॉइंट है, जब एक अधिक घनत्व वाले पदार्थ यानी प्लेट का क्षेपण होगा, तो नीचे मैग्मा जो है उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और नीचे जलवाष्प पाया जाएगा। जलवाष्प और फिर इससे उद्गार होगा। उद्गार होने से उद्गार में विस्फोटकता अधिक होगी, क्योंकि सिलिका और जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी। केंद्रीय उद्गार में तीसरा पॉइंट है कि लावा जो बाहर निकलेगा उसके जमाव से शंकु या पर्वत का निर्माण होगा। उद्गार के आधार पर जो दूसरा है दरारी उद्गार, उसमें क्या होगा, तो दरारी उद्गार का संबंध अपसारी प्लेट सीमा से है। दरारी उद्गार का संबंध अपसारी प्लेट सीमा से है, जिसमें 2 प्लेटें मतलब एक ही प्लेट वो बीच से उसमें चटकन होगा, दरार होगा, भ्रंश बनेंगे, तो वो अलग हो जाएगा। तो इनके उद्गार से मतलब ये जब अलग होंगी तो जो नीचे से मैग्मा होगा बाहर निकलेगा, तो जब उसका उद्गार होगा तो उसमें विस्फोटकता जो है वो कम होगी। ठीक, विस्फोटकता कम होगी। और तीसरा जो है दरारी उद्गार में, इससे लावा बाहर निकलेगा। लावा जब बाहर निकलेगा तो उससे उसका जमाव होगा, और उसके जमाव से लावा पठार या मैदान का निर्माण होगा। यानी दरारी उद्गार में लावा के जमाव से लावा पठार या मैदान का निर्माण होगा, जबकि केंद्रीय उद्गार में लावा के जमाव से शंकु या पर्वत का निर्माण होगा। केंद्रीय उद्गार का संबंध अभिसारी प्लेट से है, जबकि दरारी उद्गार का संबंध अपसारी प्लेट सीमा से है। केंद्रीय उद्गार में जो उद्गार होगा उसमें विस्फोटकता अधिक होगी, क्योंकि सिलिका और जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी, जबकि दरारी उद्गार में जो उद्गार होगा उसमें विस्फोटकता कम होगी। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 19 यहीं पे समाप्त होता है।